हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? वेलकम इन JDIS एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति। और लोकतांत्रिक राजनीति में हम लोगों ने पहला चैप्टर्स स्टार्ट किया था, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। हमने उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया था, जैसे कि आप देख रहे होंगे किताब यहाँ पर। पहला चैप्टर समकालीन विश्व में लोकतंत्र। यहाँ पर हमने हैंड राइटिंग्स में लिखा है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र में तानाशाही सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, सैनिक शासन, चिली में लोकतंत्र 1973 तक था पलट। फिर इसके बाद बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जैसे गठबंधन तक था पलट, जन्म संग्रह, मार्शल लॉ वगैरह वगैरह, काफ़ी व्यापक तरीके से हमने इसको समझाया था। तो फ्रेंड्स, उसके आगे हमने बताया था कि आप लोग इसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए तहाँ पूछिएगा। और हम पोलैंड में लोकतंत्र को के लिए बोले थे कि पोलैंड में लोकतंत्र आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। पोलैंड में लोकतंत्र हम स्टार्ट करेंगे कि पोलैंड में लोकतंत्र कैसे आया। हम लोग जैसे कल पढ़े थे चिली में लोकतंत्र कैसे आया, वैसे तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है पोलैंड में लोकतंत्र कैसे आया। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोलैंड में लोकतंत्र कैसे आया, क्यों आया, उसके पीछे रीजन्स क्या थे, कौन उसका नेतृत्व किया, नेतृत्वकर्ता कौन था, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो फ्रेंड्स, इसके पहले स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमको भी मोटिवेट मिलता रहे। हम इसी तरीके से नए नए टॉपिक पर लेके हाजिर होते रहें, वीडियो आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है पोलैंड में लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, कल हमने हल्का सा इसका परिचय दिया था। बताया था कि इस चैप्टर के अगले वाले चैप्टर्स में, सेकंड चैप्टर्स में लोकतंत्र क्या है, क्यों है, वो सब दिया गया है। लेकिन उसके पढ़ने के पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे लिखा है पोलैंड में लोकतंत्र। यह 1980 की घटना है। 1980 में एक घटना घटी। वो घटना कौन कौन सी थी, हम लोग उस पर व्यापक तरीके से देखेंगे। पोलैंड में लोकतंत्र पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर क्लियर कर देना चाहेंगे, साम्यवादी शासन। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आता जाएगा, वैसे वैसे सरकार की परिभाषा आती जाएंगी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती जाएंगी। आप लोग वैसे वैसे लिखते जाइएगा, क्लियर करते जाइएगा। जहाँ भी कोई डाउट हो पूछिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। वैसे भी हम नोट्स बनवा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, कौन सा, एक तानाशाही शासन, उसकी विशेषता क्या थी। उसमें सरकार की आलोचना की कोई इजाज़त वगैरह नहीं होती, संघ बनाने का कोई अधिकार नहीं होता, एक तरीके से सैनिक शासन लागू होता है। हमने कल बहुत विस्तार से पढ़ाया था उसको। नेक्स्ट पे हमने लोकतांत्रिक सरकार बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। उसमें लोकतंत्र में, जन्म संग्रह में, लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। लोग अपनी इच्छा अनुसार चुनते हैं किसी को, वो हमको नियम बनाता है। हमारे पास मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल पावर होता है। इसमें जनता ही सब कुछ होती है। इसके बाद एक शासन आता है, साम्यवादी शासन। साम्यवादी शासन फ्रेंड्स आप लोग तब तक नहीं समझ सकते जब तक समाजवाद नहीं समझ सकते। एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे बहुत ही सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मार्च का महीना जब आता है तो मार्च अप्रैल में बहुत हल्की हल्की गर्मी पड़ती है। अप्रैल लास्ट तक जाते जाते गर्मी थोड़ा और बढ़ जाती है। मई तक जाते जाते गर्मी बहुत बढ़ जाती है। और जून तक जाते जाते गर्मी का आप चरमोत्कर्ष रूप देखते हो। अर्थात कि मार्च, आधे मार्च से लेकर के गर्मी का स्टार्ट होना शुरू होता है और जून में उसकी वो गर्मी का फल पक जाता है। अर्थात जून, मई लास्ट और जून तक गर्मी एकदम से भयावह रूप में पड़ने लगती है, एकदम अपनी चरम सीमा पर रहती है। तो ठीक वही अंतर, वही शासन पद्धति का विकास समाजवाद और साम्यवाद में है। समाजवाद का चरमोत्कर्ष रूप साम्यवाद होता है। समाजवाद जब अपना पूरा कार्य कर लेता है, समाजवाद पूरी तरीके से लागू हो जाता है, तो उसका जो फल होता है वो साम्यवाद होता है। आइए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं साम्यवादी शासन व्यवस्था क्या होती है। इसको समझने से पहले देखिए,
जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है देश, राष्ट्र, राज्य। ये फ्रेंड्स जीएस के स्तर पर जब आप पढ़ोगे देश, राष्ट्र, राज्य तो एक ही है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट के स्तर पर पढ़ोगे तो देश की परिभाषा अलग होती है, राष्ट्र की परिभाषा अलग होती है और राज्य की परिभाषा अलग होती है। ये तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आप एक मोटा मोटा जान लीजिए कि देश, राष्ट्र और राज्य एक होता है। ये आपके हर कंपटीशंस का एक लाइन का आंसर है। बाकी डीपली मत जाइएगा क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। तो देश, राष्ट्र, राज्य की संपत्ति व उद्योगों पर सरकार या सत्ता का नियंत्रण होता है। इस लाइन को पूरी तरीके से समझिए क्या कहना चाहता है ये लाइन। किसी भी देश में अगर साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू होती है तो आप इतना समझ लीजिए कि उस देश में जितने भी लगभग संपूर्ण उद्योग हैं, सारी संपत्ति हैं, वो सब एक व्यक्ति की होती है। एक व्यक्ति की न होकर के सरकार की होती है। सरकार ही वह व्यक्ति है, सरकार ही वह संस्था है, सरकार ही सब कुछ होता है। अर्थात जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं अर्थव्यवस्था में, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के शासन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक पद्धति होती है, उसका सर्वे सर्वा सब कुछ कौन होता है? सरकार या सत्ता। सरकार या सत्ता दोनों एक ही शब्दावली हैं, एक ही चीज़ें हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि देश की संपत्ति और उद्योग पर सत्ता या सरकार का नियंत्रण होता है। जिस देश में साम्यवादी शासन होता है उस देश में अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती। जैसे अगर किसी देश में साम्यवादी शासन है, जैसे कि आप एक तरीके से बहुत ताज़ा तरीन उदाहरण ले सकते हैं उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया का जो शासन है साम्यवादी शासन का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। उसमें किसी को भी चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है। अन्य कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव में भाग नहीं ले सकता, कोई संघ नहीं बना सकता, कोई संगठन नहीं बना सकता, कोई भी आपस में सम्मेलन नहीं कर सकता। जो कुछ भी करना है सरकार से पूछ करके करना है, सरकार के सिवाय और कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से आप इतना समझ लीजिए कि अन्य पार्टियों को प्रयास करने का कोई इजाज़त नहीं है। हमने बताया कि उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व होगा। अब उत्पादन का साधन, उत्पादन के दो साधन होते हैं। एक होता है सेवा क्षेत्र, जैसे आपने किसी सेवा का उत्पादन किया, जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, बीमा सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, ये सब क्या है? सेवा सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है। हम किसी को सेवा प्रदान कर रहे हैं। एक होता है वस्तुगत उत्पादन। वस्तु का मतलब जैसे आप कोई वस्तु का निर्माण करते हो, खाने से लेकर के मानव जीवन से संबंधित समस्त उपयोगी या अन्य उपयोगी वस्तुएं सब जो है वस्तुगत उत्पादन होता है। तो ये उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं सब पर किसका नियंत्रण होता है? पूरे समाज का। और उस समाज का नेतृत्व कौन करता है? सरकार। तो एक मोटे हिसाब से समझ लीजिए कि सरकार ही सर्वे सर्वा होती है। ठीक है, अन्य किसी को उत्पादन करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब हम आते हैं 1980 के दौर में पोलैंड में। पोलैंड में क्या है? पोलैंड में पहली चीज़ की यहाँ पर जो हमने अभी लंबा चौड़ा आपको समझाया कि साम्यवादी शासन व्यवस्था क्या होती है, ये पोलैंड में था, इसीलिए मैं आपको ये इतना विस्तारपूर्वक समझाया। तो पोलैंड में किसका शासन था? साम्यवादी दल का शासन था। अब आपको साम्यवादी दल जब भी मन में आएगा या कहीं भी किसी लाइन में लिखा हुआ आएगा तो आप समझ जाएंगे साम्यवाद क्या होता है। तो 1980 में पोलैंड में जारूजेलेस्की का शासन था। ये जारूजेलेस्की कौन थे? जारूजेलेस्की जो थे वो यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के सर्वे सर्वा थे। वो यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी जो थी वो साम्यवादी दल का नेतृत्व कर रही थी। वो साम्यवादी दल की पार्टी थी। उस समय जो पूर्वी यूरोप था वो वहाँ पर बहुत सारे देशों में
साम्यवाद का प्रचार प्रसार था। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका दो गुट थे। सोवियत संघ साम्यवाद को लेकर के चल रहा था और अमेरिका पूंजीवाद को लेकर के चल रहा था। तो ये दोनों देश अपनी अपनी विचारधारा को अन्य देशों में फैलाते थे और तरह तरह से अन्य देशों को अपने में मिलाने के लिए प्रयास करते थे। हथियार देते थे, आर्थिक सहायता देते थे, सैनिक सहायता देते थे। जिसको जो अच्छा लगता था वो चुन लेता था। भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाया। भारत किसी देश के साथ नहीं गया और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत 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 सराहनीय कदम था। क्यों था? क्योंकि फ्रेंड्स, आज जो देश किसी एक देश में शामिल हुए, जैसे अमेरिका के जो सहयोगी बने, आज आप उनकी कंडीशन देख सकते हो। जो देश रसिया के सहयोगी बने, यानी कि जो देश साम्यवाद के सहयोगी बने, साम्यवादी विचारधारा में शामिल हुए, आज आप उनकी कंडीशन देख सकते हो। और जो देश पूंजीवाद की विचारधारा को अपने देश में लागू किए, उनकी कंडीशन आप देख लो। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या काम किया? इन दोनों गुटों से हट करके सीधा गुटनिरपेक्ष बना लिया, जो कि आज एक मजबूत भारत का निर्माण कर रहा है। और गुटनिरपेक्ष में शामिल होना जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत सराहनीय कदम था। क्यों? क्योंकि भारत 300 साल गुलाम बन करके आया था और बहुत बहुत तकलीफ़ें सही थी। समस्त देश की संपत्ति बाहर जा चुकी थी, सारा सिस्टम भंग हो चुका था। तो उस समय ये श्रीमान नेहरू के द्वारा लिया गया निर्णय बहुत ही सराहनीय था। अब हम आते हैं, जैसे ये साम्यवादी दल है, यहाँ पर यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का जारोजेलेस्की का शासन था पोलैंड में। अभी हमने बताया साम्यवादी दल की विशेषता क्या होती है। तो इसमें जनमत को कोई तो अधिकार होता नहीं है, सरकार के विरुद्ध जनमत जा नहीं सकती है। सोवियत, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो पोलैंड में था, पोलैंड में सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इनको सोवियत संघ का समर्थन मिल गया था। लेकिन कब तक मिलता समर्थन? एक न एक दिन तो जाना ही था। इसलिए 14 अगस्त 1980 को एक शहर का नाम है गडांस्क, गडांस्क शहर में एक कारखाना है, लेनिन जहाज कारखाना, और ये कारखाना सरकारी था। यहाँ के मज़दूरों ने हड़ताल कर दिया। हड़ताल क्यों किया? क्योंकि एक क्रेन चालक महिला थी, उसको गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया था। और ये जो मज़दूर थे उसकी मांग कर रहे थे कि महिला को वापस सरकारी नौकरी पर रखा जाए, वापस नौकरी पर रखा जाए, क्योंकि महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला गया है। तो पोलैंड में चूंकि कानून, संघ, संगठन, सम्मेलन, इन सब का तो अधिकार था नहीं। क्यों? क्योंकि साम्यवादी शासन था। तो इसको मांग को लेकर के एक इलेक्ट्रीशियन थे, उनका नाम था लेक वालेसा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा, आगे इनका बहुत यूज आने वाला है। लेक वालेसा इलेक्ट्रीशियन थे। वे हड़ताली कर्मचारियों के नेता बन गए। ये क्या काम किए कि जहाँ पर हड़ताल हो रहा था, ये बंदरगाह से आगे चले गए, दीवार को कूद गए और उनके साथ सम्मिलित होकर के उनकी बातों में आपको अच्छे तरीके से पता है कोई व्यक्ति को नेता बनने के लिए किन किन भाषणों का प्रयोग करना पड़ता है, कोई कैसे नेता बनता है। तो वो सारे गुण इनमें विद्यमान थे लेक वालसा जी के अंदर। तो लेक वालसा ने जब नेता बन गए ये हड़ताली कर्मचारियों का, तो इन्होंने नेता बनने के बाद अपने जो आंदोलन है, जो इन्होंने हड़ताली कर्मचारियों के साथ संघ बनाया था, उसको इन्होंने पूरे शहर में व्यापक तरीके से विस्तृत कर दिया। आंदोलन यहीं नहीं रुका। जब ये पूरे शहर में धीरे 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 आग की तरह बढ़ने लगा या पानी की तरह बढ़ने लगा, तो अब जब मज़दूरों में यूनिटी हो गई और बहुत सारे लोग जमा होते गए शहर में, तो उनकी मांग में बेतहाशा वृद्धि होने लगी। मांग बढ़ गई मज़दूरों की। मांग क्या बढ़ गई? अब मज़दूर ये मांग करने लगे कि हम अब स्वतंत्र मज़दूर संघ बनाने के लिए अग्रसर होंगे, अर्थात अब हम स्वतंत्र मज़दूर संघ बना सकते हैं। पोलैंड की जेलों में जो राजनीतिक कैदी बंद हैं, अब उनको रिहा किया जाए। प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए, क्योंकि हड़ताल या विरोध में सबसे ज़बरदस्त काम प्रेस का होता है। अगर प्रेस स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है,
तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई अन्याय कर सके, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। प्रेस सरकार के खिलाफ होती है तो सरकार पारदर्शी होती है, और जब प्रेस सरकार से मिली हुई होती है तो व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम प्रेस का होता है। चूंकि उस समय एक अलग दौर था, नए नए देश बन रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, तो प्रेस बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य करता था। तो इसीलिए जिस देश में सबसे पहला काम होता था, जिस देश में कोई आंदोलन होता था, सबसे पहला कार्य वहाँ के आंदोलनकारी या हड़ताल कर्मचारी प्रेस पर जो भी कुछ प्रतिबंध लगाया जाता था सबसे पहले वही मुक्त करवाते थे। क्यों? क्योंकि हम जो बोलेंगे हमारी आवाज़ सत्ता तक पहुँचाने का कार्य कौन करेगा? प्रेस करेगा। इसीलिए ये जो मैंने लिखा है, प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए, तो ये इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि प्रेस पर कोई भी सेंसरशिप अगर लगा है तो उसको हटा देंगे तो प्रेस स्वतंत्र हो जाएगा। और जब प्रेस स्वतंत्र हो जाएगा तो हम लोग जो भी विरोध करेंगे, जो भी मांग करेंगे, जो भी हड़ताल करेंगे, हमारी आवाज़ सीधा गवर्नमेंट तक पहुंचाने का कार्य करेगा। अब लेक वालसा के नेतृत्व में जो हड़ताली कर्मचारी थे वे सब इतने व्यापक स्तर पर एक्टिव हो गए कि सरकार को हार मान लेनी पड़ी, सरकार झुक गई। और जब सरकार झुक गई तो हड़ताल खत्म हो गई। सरकार झुकेगी कब? जब कोई या तो संधि होगी, या तो कोई समझौता होगा, या तो सरकार बात मान लेगी। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। चूंकि 14 अगस्त 1980 को गडांस्क शहर से यह आंदोलन फैला था, इसीलिए ये जो संधि हुई इसको गडांस्क संधि कहा जाता है। गडांस्क संधि के बाद सोलिडरनोस्क नामक नया मजदूर संगठन बना। इसको याद रखिएगा, मजदूर संगठन का नाम क्या है? सोलिडरनोस्क। ठीक है, ये कहाँ बना? गडांस्क शहर में। अब सोलिडेरिटी क्या है? मजदूर संगठन है। इसका कार्य क्या था? पूरे देश में व्यापक स्तर पर हड़ताल करना, अपने आंदोलन को व्यापक तरीके से प्रदर्शित करना। उसमें आप ये अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि आंदोलन या संगठन क्यों बनाए जाते हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों को जोड़ा जा सके। अगर कोई संघ है तो संघ बनाने का केवल और केवल एक उद्देश्य होता है कि बहुत बड़े स्तर पर उसका प्रचार प्रसार किया जा सके, उसमें नए नए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, नए नए लोगों को तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, तरह तरह से प्रॉफिट दिया जाता है, तरह तरह से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। तो जब वे अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वे आपकी विचारधारा को अन्य तक पहुंचाएंगे। तो इसी तरीके से एक क्षेत्र से पूरे देश में संघ जो है अपनी विचारधारा को फैलाता है। तो इसीलिए जब संघ बनता है या कोई आंदोलन होता है, जैसे हम लोग जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे महात्मा गांधी का, तो वो भी यही यही उसका सार था, यही थीम थी। इसी के दम पर पूरे देश में आंदोलन बनता है, पूरे देश में संगठन बनता है, पूरे देश में संघ बनता है। तो सोलिडेरिटी जो थी उसका विस्तार धीरे 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 पूरे देश में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सब के सब मजदूर वर्ग थे, किसी का वेतन रुक जाता था, कोई 24 घंटा कार्य करता था, आधा वेतन पाता था, जिसकी जितनी आवश्यकताएं थी उससे कम वेतन पाता था, कुछ वेतन पाते थे, जो कर्मचारी कुछ भी मांगते थे उनको नज़रअंदाज किया जाता था, लोग जेलों में डाले डाले जाते थे। अगर वे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी हत्याएं करा दी जाती थी, कारागार में डाल दिया जाता था, तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। क्योंकि साम्यवादी शासन व्यवस्था था, सैनिक शासन लागू था। तो इस हिसाब से जब पूरे देश में सोलिडेरिटी का संगठन बढ़ता गया तो इसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई, करोड़ों की संख्या में इसके सदस्य फैल गए। और जब करोड़ों की संख्या में कोई संगठन बन जाता है या संघ बन जाता है, उसके सदस्यों की संख्या ताबड़तोड़ वृद्धि करती है। जितनी दिन दूनी रात चौगुनी की मात्रा में उसके सदस्यों की संख्या बढ़ती है, तब क्या होता है? तब सत्ता को गिराने का प्रयास किया जाता है। देखिए, ये सब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सब एक वैचारिक विचारधारा पढ़ा रहा हूँ। ये सब विचारधारा बहुत हायर स्तर की है, इसलिए मैं आपको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सब जब आप हायर क्लासों में जाएंगे तो इस पर बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, और ये सब इतनी जल्दी पकड़ पाना बहुत आसान नहीं होता है।
तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि संघ क्या करता है, संघ कैसे बनता है, उसकी विचारधारा कैसे फैलती है, उसमें सदस्यों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है और संघ क्या क्या करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, संघ पूरे देश में फैल गया, उसके सदस्यों की संख्या करोड़ों अरबों में पहुँच गई। एक ही साल के अंतर्गत उसने बहुत प्रसन्नतापूर्वक कार्य किया, अर्थात बहुत ही एक्टिव किया, बहुत बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया। सब में, हर क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार होता गया। और जब प्रचार प्रसार होने लगा, चूंकि सत्ता क्या थी, साम्यवादी थी। अब जो संघ बनाए थे, कौन बनाया था, लेखपाल शाह, इनके नेतृत्व में जो संघ बना था, ठीक है, कौन सा संघ, सोलिडेरिटी। अब ये किसी से डरते नहीं थे, क्योंकि पूरे देश में करोड़ों लोगों का इनका साथ था। अब ये सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी देर से जो मैं समझा रहा हूँ उसका मकसद क्या है। उसका मकसद है कि संघ बनाया किसने था, एक व्यक्ति ने, लेखपाल शाह ने। और एक व्यक्ति ने अपने प्रचार प्रसार का कार्य करते 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 अहिंसक तरीके से एक छोटा सा संगठन बना लिया। फिर उस संगठन ने पूरे देश में प्रचार प्रसार किया, पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया, अर्थात पूरे देश में संघ का ही बोलबाला था। अब सत्ता के खिलाफ जब आवाज़ उठने लगी, सत्ता के कार्यों की जांच की मांग होने लगी, व्यापक स्तर पर सत्ता के लोग जो भ्रष्टाचार किए थे उसकी मांग की जाने लगी, जांच की जाने लगी, तरह तरह से सत्ता के लोगों को परेशान किया जाने लगा। तो जब सत्ता के लोग परेशान होते हैं तो एक ही टॉपिक चुनते हैं, और वो टॉपिक है हथियार उठाना। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, तानाशाही गवर्नमेंट हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, अर्ध लोकतांत्रिक सरकार हो, गठबंधन सरकार हो, साम्यवाद, समाजवाद, कोई भी सरकार हो, अगर सत्ता के लोगों को परेशानी हुई तो फिर हथियार उठा। और यही हाल हुआ 1981 में। जब पोलैंड में सत्ता के लोग परेशान हुए तो दिसंबर 1981 में पूरे देश में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। और हम आपको बता चुके हैं कि मार्शल लॉ क्या होता है। लोगों का जो भी अधिकार था छिन गया, लोग जो संगठन बनाते थे वो छिन गया, सम्मेलन करते थे वो छिन गया, प्रेस भी बंद कर दिया गया, सब कुछ छिन गया, पूरा अधिकार छिन गया। तो फिर 1988 का दौर आया, 7 साल तक ये लोग संघर्ष किए। फिर 1988 में लेक वालसा के नेतृत्व में फिर से हड़ताल शुरू हो गई। पोलैंड, अब 1988 तक आते आते पोलैंड की जो साम्यवादी सरकार थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। और कोई भी सत्ता कमज़ोर कब होती है, जब या तो उसका समर्थन मिलना बंद हो जाए, जो मजबूत राष्ट्र है समर्थन देना बंद कर दें, दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हो जाए, हथियार दृष्टिकोण से कमज़ोर हो जाए। तो इन्हीं कारणों से जो पोलैंड की सरकार पहले से ही कमज़ोर हो चुकी थी, सोवियत संघ मदद करने से रहा, क्योंकि सोवियत संघ उस समय दो ध्रुवीय विश्व चल रहा था। 1988 का दौर था, एक तरफ पूंजीवाद एक तरफ साम्यवाद विचारधारा था। सोवियत संघ भी कमज़ोर हो रहा था। जब वही कमज़ोर है तो आपकी मदद कहाँ से करेगा। अर्थव्यवस्था में तेज़ी से गिरावट आ रही थी। तो ये सब कारणों से पोलैंड की सरकार झुक गई। और जब पोलैंड की सरकार झुक गई तो 1989 का दौर आया। उस समय पोलैंड में स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग होने लगी कि हम स्वतंत्र चुनाव कराएंगे। और यह चुनाव कौन था, उसका नेतृत्व कौन करता था, लेक वालसा। उस समय सीनेट की 100 सीट थी। 100 सीटों पे सोलिडेरिटी 100 सीटों पर पूरा चुनाव लड़ी और 99 सीट पर विजय हासिल की। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में लेक वालसा की जय जयकार होने लगी। लेक वालसा जो है 1990 में पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ गए और वो जो है जीत भी गए, विजयश्री भी उनको हासिल हुई। और उन्होंने परिवर्तन कर दिया कि अब पोलैंड में साम्यवादी दल जैसा कोई शासन नहीं है, अब एक से अधिक दल चुनाव लड़ सकते हैं, अब लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी आ गई। तो ये एक पूरा विस्तृत विवरण था कि पोलैंड में कैसे एक व्यक्ति ने लोकतंत्र लाया। लेक वालसा कैसे एक इलेक्ट्रीशियन से पोलैंड के राष्ट्रपति बने, कैसे उन्होंने हड़तालें की, लोकतंत्र कैसे आया, कैसे निकल करके तानाशाही शासन से कैसे जो है साम्यवादी शासन से कैसे लोकतंत्र आ गया। तो आपने देखा कि इतना पूरा व्यापक वर्णन मैंने किया। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं पोलैंड के विषय में, क्योंकि जब कोई राष्ट्र पढ़ते हैं तो उसके विषय में जानना अति आवश्यक होता है। पोलैंड क्या है, मध्य यूरोपियन एक कंट्री है, मध्य यूरोप का एक देश है। इसका भौगोलिक
विषय क्या है? राजधानी वारसा, याद रखिएगा। इसका राष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है? एंड्रेज डूडा, ठीक है। इसके राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? कल हमने चिली का बताया था कि 4 साल का चुनाव होता है, ठीक है। तो इसके राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसके राष्ट्रपति को 2 कार्यकाल मिलता है और उन दोनों कार्यकालों की जो अवधि होती है वह 5 साल की अवधि होती है, ठीक है। यानी एक कार्यकाल 2.5 साल का होता है। तो पोलैंड में किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल दो बार किया जाता है, यानी वो 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है और दोनों बार राष्ट्रपति की अवधि कितना है? 5 साल है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स था पोलैंड में लोकतंत्र कैसे आया, पोलैंड के लोगों को लोकतंत्र कैसे मिला, उसका राष्ट्रपति कौन है कौन नहीं है, ये हमने आपको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाया। ये था पूरा लोकतंत्र का चैप्टर कि चिली में लोकतंत्र कैसे आया और पोलैंड में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, लोकतंत्र की 2 विशेषताएं। इसको मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स। आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा और पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।